वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में अपन जो अपना रनिंग जो लेसन चल रहा है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बेसिकली रिमेनिंग जो टॉपिक बच रहे हैं छोटे छोटे से उनको डिस्कस करना है और अपनी तरफ से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर जो मैंने छोड़ा था वो कहाँ छोड़ा था? लास्ट लेक्चर मैंने छोड़ा था सीड डोरमेंसी, है ना? क्या होती है सीड डोरमेंसी? बीज प्रसुप्ति। क्या मतलब बीज प्रसुप्ति का? सीड डोरमेंसी एक वो इकोलॉजिकली एडेप्टेशन होता है, मतलब पारिस्थितिकी तरीके से अनुकूलन होता है किसी भी बीज का, जो उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में अंकुरित होने के लिए रोकता है। समझ रहे हो? मतलब एक वो इकोलॉजिकली एडेप्टेशन है कि अगर आपने बीज बो दिया, लेकिन अगर बीज नहीं चाहेगा कि मुझे अंकुरित होना है तो वो नहीं हो पाएगा। किस वजह से नहीं हो पाएगा? वो है सीड डोरमेंसी। ये डोरमेंसी क्यों होती है? ये बहुत ज़रूरी होती है किसी बीज को प्रिजर्व करने के लिए, किसी बीज के आनुवांशिक लक्षणों को स्टोर रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार ये नेचुरल भी होती है और कई बार ये आर्टिफिशियल तरीके से भी करवाई जाती है। अब नेचुरल होती है, जैसे मैंने लास्ट एक कारण बताया था, सबसे 3 कारण बताए थे मैंने सीड डोरमेंसी का। तो फर्स्ट कारण उसमें था बीजावरण की अपारगम्यता, इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट। जो टेस्टा टेगमेन होता है, बताई थी मैंने लेयर, बाहरी लेयर टेस्टा होती है, अंदर की लेयर टेगमेन होती है। ये दोनों पे अगर जैसे लेग्यूमिनेसी कुल था, लेग्यूमिनेसी कुल में क्या होता है? लिग्निन का आवरण जम गया था। अब वो लिग्निन का आवरण लेदरी होता है। वो लेदरी आवरण पानी की वजह से या फिर किसी भी हार्मोन्स की वजह से नहीं टूटता है। अगर वो नहीं टूटेगा, अगर वो बाहर का आवरण अगर परमिएबिलिटी अपनी नहीं बढ़ाएगा तो पानी अंदर सोख कैसे होगा? पानी सोख नहीं होगा तो अंकुरण की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगी? वहीं से स्टार्ट होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नमी के कारण ही तो शुरुआत होती है अंकुरण की। तो सबसे बड़ा एक तो कारण यह होता है, ये याद रखना, लेग्यूमिनेसी कुल में लिग्निन का जमाव हो जाता है बीज के बाहर। अब इसको कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है? इसको अपन फिजिकल तरीके से मतलब कुछ नुकीली वस्तु से उस पर छोटे छोटे छेद करके या फिर उसको पत्थर से जोर से मार के थोड़ा सा उसको तोड़ा जाए, जिसकी वजह से उसको अगर अपन सॉइल में बोते हैं तो वो अपनी परमिएबिलिटी तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं कहीं पोर मिल जाए जल को अपने आप पहुंचने के लिए, अपने आप जल उसके अंदर पहुंच जाए, फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था डोरमेंट एम्ब्रियो। डोरमेंट एम्ब्रियो मतलब प्रसुप्त भ्रूण। ये क्या होता है? मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक चीज बताई थी कि डोम्ब्रियो, कोई भी सीड अगर अंकुरित होना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जरूरी है कि उस सीड का जो भ्रूण है, अंदर जो एम्ब्रियो है, वो पहले अपनी एंजाइमेटिक और केमिकल दोनों रिएक्शन पूरी कर ले। ठीक है? अगर वो पूरी नहीं होती है तो किसी भी सूरत में सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता है। दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण है जर्मिनेट इनहिबिटर्स का यूज करना, मतलब अंकुरण को रोकने वाले अवरोधकों का उपयोग करना। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे कि फेरुलिक एसिड, जैसे कि एब्सिसिक एसिड। फेरुलिक एसिड किस में रोकता है? टमाटर में रोकता है। हाँ, एब्सिसिक एसिड किस में रोकता है? वो डाइकोट्स में रोकता है। कुछ मोनोकोट्स में भी है जो रोक देता है बीज के अंकुरण को। तो बेसिकली ये 3 कारण होते हैं, इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट, डोरमेंट एम्ब्रियो, एंड थर्ड वन इज यूज ऑफ इनहिबिटर्स। ये 3 कारण होते हैं जो बीज अंकुरण को रोकने के, मतलब सीड डोरमेंसी के कारण होते हैं। ठीक, अब इस सीड डोरमेंसी को ब्रेकआउट कैसे कर सकते हैं? मतलब ब्रेकआउट मेथड्स, ब्रेक
आउट मेथड्स ऑफ सीड डोरमेंसी, मतलब बीज प्रस्तुति को तोड़ने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड है स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन, ठीक है। स्केरिफिकेशन क्या होता है? स्केरिफिकेशन वही लिग्निन वाला आवरण अगर लग गया उसके ऊपर तो उसको फिजिकल तरीके से नुकीली वस्तु से या फिर पत्थर से या फिर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से बीज को थोड़ा सा तोड़ देना, जिसकी वजह से उसमें डायरेक्टली पानी सोख होना लग जाए, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं स्केरिफिकेशन, मतलब बीज के बाहरी कवच को फिजिकल तौर पे तोड़ देना। दूसरा है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, अब ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन है डोरमेंट एम्ब्रियो को प्रसुप्ति काल से एक्टिव स्टेज पे लेके आना। और वो कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा अगर अपन लो टेम्परेचर पे उसको ऑक्सीजन और H2O दोनों प्रोवाइड करवाएं तो डोरमेंट एम्ब्रियो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेके और पानी की उपलब्धता में सबसे पहले वो एंजाइमेटिक प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जैसे ही एंजाइमेटिक प्रोसेस स्टार्ट होगी तो क्या होगा? जो उसके अंदर कोटिलेडीन्स में या फिर एंडोस्पर्म दैट इज कॉल्ड भ्रूणपोष, अगर भ्रूणपोष में या फिर बीजपत्रों में जितना भी उसमें फूड मटेरियल छुपा हुआ है वो सारा डिसॉल्व फेज में आ जाएगा। जैसे ही एंजाइमेटिक प्रोसेस स्टार्ट होगी तो जो भ्रूणपोष है या फिर बीजपत्र है उसके अंदर जो भोजन पदार्थ संग्रहित है वो डिसॉल्व फेज में स्टार्ट हो जाएगा। डिसॉल्व फेज में जैसे ही आएगा तो भ्रूणीय अक्ष है जो अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस वो भोजन को फूड मटेरियल को सक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही उसको अवेलेबिलिटी मिली भोजन की तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे पहले रेडिकल और उसके बाद ब्लूमूल मतलब मूलांकुर और प्रांकुर उन दोनों का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेटिफिकेशन ये प्रोसेस होती है। क्या होती है? लो टेम्परेचर पे, मैं लिख देती हूं, टेम्परेचर लो, ऑक्सीजन ज्यादा, H2O ज्यादा, ये होती है रिक्वायरमेंट स्ट्रेटिफिकेशन की, ठीक। अब तीसरा क्या है? तीसरा है ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर प्रोवाइड करना, मतलब एकांतरित तापमान देना। ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर, हिंदी में बोल रही हूं, इसका मतलब होता है एकांतरित तापमान प्रदान करना, ठीक है। अब जैसे वैसे तो अपन को पता है कि सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर रेंज कितनी चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अल्फा एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें कि 2000 एटीएम किसको बोलते हैं? प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम। 2000 एटीएम पे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, तब उसकी डोरमेंसी को आराम से तोड़ा जा सकता है। समझ में आई बात? ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जो अपन बेसिक जो रेंज पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा अलग हटके अगर किसी प्लांट में शो हो रहा है तो उस प्लांट को ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर के थ्रू सीड डोरमेंसी तोड़ा जा सकता है। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है अल्फा, जिसके अंदर 200 एटीएम प्रेशर पे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करवा के उसकी डोरमेंसी को तोड़ा जा सकता है। 3 हो गए। अब है उसके बाद है अपना चौथा, कहाँ है? एक सेकेंड, जो मैं फोर्थ बता रही हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला वो है लाइट। क्या बताया था मैंने लाइट के बारे में कि बीजांकुरण, मतलब बीजांकुरण के लिए कई बार लाइट जरूरी हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकती है। 90% में ये होता है कि बीज के अंकुरण के लिए जरूरी नहीं होती है लाइट, क्योंकि बीज का अंकुरण मिट्टी के अंदर हो रहा है, मिट्टी के अंदर लाइट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बताया था मैंने, दैट वाज तंबाकू, टोबैको प्लांट जो होता है उसमें डार्क फेज में बीज का अंकुरण स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन वो ऐसे टिप्स पे एग्जाम्पल्स है। लेकिन 90% जो होता है बीजांकुरण वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो अब जो लाइट के प्रेजेंस में जिसका अंकुरण होता है उसको बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स। जिन बीज का अंकुरण लाइट से अफेक्ट होता है उनको बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स। अब अगर जिनमें अंकुरण लाइट की वजह से शुरू होता है उनको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, और जिनका अंकुरण लाइट के प्रेजेंस में नहीं एब्सेंस में शुरू होता है, डार्क फेज में स्टार्ट होता है, तो उनको बोलते हैं नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। और जिन पे लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जिन पे लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं नो फोटोब्लास्टिक सीड। अब जो बताई थी मैंने पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तंबाकू, मतलब उसमें लाइट की, प्रकाश की जरूरत होती है सीड जर्मिनेशन की शुरुआत करने के लिए। और दूसरा जो मैंने बताया नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड, उसका बेस्ट एग्जांपल है साइलिन एक ऐसा प्लांट है जिसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, मतलब डार्क में ही होगा उसमें। तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल तंबाकू और नेगेटिव का एग्जाम्पल साइलिन। ठीक है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी एक चीज है कि लाइट, अब मैं आपको 4 इक्वेशंस देती हूँ, आप उन 4 इक्वेशंस को देख के बताना कि कौन से में जर्मिनेशन शुरू होगा और कौन से में नहीं होगा। उसका कारण मैं बताऊंगी। ठीक है, पहला है बीज प्लस PR बीजांकुरण बीज प्लस PR प्लस PFR, साथ साथ में नोट करते हुए जाइएगा। बीज प्लस PFR, बीज प्लस PR प्लस PFR प्लस PR क्या होता है। ये 4 जो इक्वेशंस लिखी है मैंने, कोई बता सकता है इसमें से ये इक्वेशंस क्या बता रही है अपन को? इन इक्वेशंस को पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताती हूँ। फाइटोक्रोम होता है, एक होता है फाइटोक्रोम, दूसरा होता है साइटोक्रोम। फाइटोक्रोम अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, साइटोक्रोम अपन पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन में। फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू क्लोरोफिल, साइटोक्रोम इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फाइटोक्रोम वो होते हैं जिससे जो प्लांट के अंदर एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे में चेंज करते हैं। एक स्टिमुलेटिंग सेंटर होते हैं फाइटोक्रोम, पॉइंट्स होते हैं किसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शुरुआत करने के लिए। ठीक है, अब मैं बता रही हूं कि अगर किसी बीज पे अपन लाइट ट्रीटमेंट देखना चाहे, मतलब प्रकाश का उपचार देखना चाहे, तो ये 4 सीक्वेंस बहुत अच्छे से अपन को इसके लिए डिस्क्राइब कर सकता है कि कैसे कैसे लाइट का फर्क पड़ने वाला है। पहला ये है, अगर बीज पे अपन फोटोसिंथेटिक रेड, मतलब फाइटोक्रोम रेड लाल, एक लाइन में पास करती हूं आपके लिए कि अगर बीज को लाल प्रकाश से उपचारित किया जाएगा तो वह लाल सुदूर फाइटोक्रोम फार रेड में चेंज होके अंकुरण प्रदर्शित करेगा। ये एक लाइन है, लेकिन लाइन का डिस्क्रिप्शन यहाँ है। मतलब अगर अपन सीड को फाइटोक्रोम रेड से उपचारित करेंगे तो वहां अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सही है।
अगर अपन बीज को पहले करें फाइटोक्रोम रेड से उपचारित, उसके बाद अपन साइमल्टेनियसली उसको फाइटोक्रोम फार रेड से उपचारित करें तो नहीं होगा, नेक्स्ट वाले में नहीं होगा और उसके नेक्स्ट वाले में हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको एक ना छोटा सा हिंट देना चाहती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्न 4 अभिक्रियाओं में से कौन सी एक अभिक्रिया है जिसमें बीज का अंकुरण शुरू हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, जो यह दर्शाता हो कि प्रकाश बीज के अंकुरण में बहुत अहम भूमिका निभाता हो, तो अपन को ये पता थोड़ी चलेगा फार रेड और रेड का कैसे मतलब है। तो बस इतना सा याद रखना, जो इक्वेशन बीज से शुरू होके लास्ट में जिसके रेड आ जाए, सिर्फ रेड, नॉट फार रेड, केवल रेड आ जाए, वो इक्वेशन हमेशा बीजांकुरण को इंड्यूस करेगी, मतलब हमेशा वो सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करेगी। जैसे मैंने पहली इक्वेशन बताई है, बीज को अगर अपन लाल प्रकाश से उपचारित कर रहे हैं तो वो सीधा बीजांकुरण दर्शा रहा है। दूसरा अगर अपन बीज को अपन रेड से करके फिर फार रेड से कर रहे हैं तो वो नहीं दर्शाएगा। होता है अगर केवल रेड से अपन उपचारित करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फार रेड में चेंज होके बीजांकुरण दर्शाएगा, लेकिन अगर अपन पहले रेड से दर्शा के फिर अपन सीधा फार रेड से अपन ही उसको उपचारित कर रहे हैं तो बिल्कुल भी वो बीजांकुरण नहीं दर्शाएगा। ये याद में रखने वाला पॉइंट है कि कोई भी इक्वेशन अगर बीज से शुरू होके रेड पे खत्म हो रही है तो ही उसमें अंकुरण शुरुआत होगा। अगर वो फार रेड पे खत्म हो रही है इक्वेशन तो किसी भी सूरत में अंकुरण नहीं होगा। देख लो चारों इक्वेशन, ये रेड पे खत्म हो रही है, बीज से शुरू होके रेड पे तो अंकुरण होगा, बीज से शुरू होके फार रेड पे खत्म हो रही है तो अंकुरण नहीं होगा। मेरा मानना है कि आपको ये चारों पॉइंट लिख लेने चाहिए। अब इस चौथे पॉइंट के बाद मैं एक पॉइंट पढ़ाती हूं, उसको बोलते हैं वायाबिलिटी। वायाबिलिटी क्या होती है? वायाबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं जीवन क्षमता। वायाबिलिटी को हिंदी में जीवन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, जीवन क्षमता क्या होती है? किसी बीज में उपस्थित जीवन उसकी वायाबिलिटी कहलाता है। किसी भी जीव अगर वो बीज लिविंग है, अंदर प्रोसेस, नो डाउट डोरमेंट पीरियड में है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट सारी 0 है, कुछ भी नहीं हो रही है हलचल, लेकिन वो बस डोरमेंट फेज में है। उसको जैसे ही इंड्यूस किया जाएगा किसी के भी थ्रू तो उसकी डोरमेंसी हमेशा के लिए टूट जाएगी। आगे वो पूरा प्लांट बना लेगा, लेकिन उसको अपन लिविंग बोलेंगे, उसकी वो वायाबिलिटी होती है। अब वायाबिलिटी को कैसे पता पड़ेगा अपन को कि ये बीज जिंदा है कि मर गया है? बाहर से देखने को तो सारे अपन को मरे हुए लगेंगे। क्यों? अगर अपन ने मिट्टी में उसको बोया और वो बोने के बाद उसने अगर जड़ तना पत्ती नहीं बनाया तो अपनी नजरों में तो वो क्या है? अपनी नजरों में वो बीज मरा हुआ है अंदर से। अगर वो जिंदा होता तो प्लांट बनाता। सही बोल रही हूं? अगर वो जिंदा होता तो प्लांट बनाता। नहीं बना रहा है, दैट मीन्स कि वो बीज मरा हुआ है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से अपन कैसे बता सकते हैं कि वो बीज जिंदा है कि मरा हुआ है? साइंटिफिक तरीके से ये वायबिलिटी जो होती है फैक्टर, ये बता सकती है कि वो बीज जिंदा है कि मरा हुआ है। कैसे बता सकती है? मैं बताती हूँ। एक होता है केमिकल 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, दैट इज TTC। एक केमिकल होता है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TTC। इस केमिकल के सॉल्यूशन में अगर अपन बीज को डाल देते हैं तो जो बीज का भ्रूणीय अक्ष जो होती है ना, वो गुलाबी रंग की हो जाती है। अगर वो गुलाबी रंग की हो गई तो मतलब वो बीज जिंदा है।
और अगर उसने कोई रंग शो नहीं किया तो मतलब वो मर चुका है बीज। ये केमिकल बहुत याद में रखने वाला केमिकल है, और केमिकल के बाद जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट किस में हो रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष में ही क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है कारण? क्योंकि भ्रूणीय अक्ष ही वो एक्सिस है जहां से वो रेडिकल निकलेगा, मूलांकुर निकलेगा, जहां से ऊपर प्रांकुर निकलेगा, जो पूरे जड़ तना और पत्ती बनाने का काम करेगा। तो भ्रूणीय अक्ष का ही जिंदा रहना एक बीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो भ्रूणीय अक्ष गुलाबी रंग की हो जाती है इस घोल में रखते ही, तो मतलब समझ जाओ कि बीज अभी जिंदा है। समझ में आया? और ये पांचवा फैक्टर है। और छठवां फैक्टर होता है किसी भी तरीके के हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट करवाना, मतलब जैसे जिब्रेलिन एसिड या फिर इंडोल एसिटिक एसिड, ये हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। इनसे ट्रीट करवा के भी अपन सीड डोरमेंसी को आराम से तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सीड डोरमेंसी में एक तरीके का इनहिबिटर्स का छिड़काव भी करना भी उसकी सीड डोरमेंसी को बढ़ाना होता है, जो एब्सिसिक एसिड वाला। तो उस हार्मोन को तोड़ने के लिए दूसरा हार्मोन छिड़क दो, जिब्रेलिन एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड छिड़क दो, डोरमेंसी टूट जाएगी। ये 6 पॉइंट्स है जो सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्कैरिफिकेशन, दूसरा है स्ट्रेटिफिकेशन, तीसरा है ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर, चौथा है लाइट, पांचवा है वायबिलिटी, और छठवा है और अलग तरीके के हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि जिब्रेलिन एसिड या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। समझ में आई बात? चलो, अब जिस तरीके से मैंने आपको बीज प्रसुप्ति बताई है, वैसे के वैसी ही एक होती है, एक और प्रसुप्ति होती है जिसको बोलते हैं बड डोरमेंसी, मतलब कलिका प्रसुप्ति। दूसरा है अपना बड डोरमेंसी, BUD, इसको बोलते हैं कलिका प्रसुप्ति। अब कलिका प्रसुप्ति, ठीक है, ये दो तरीके की होती है। एक होती है लीफ वाली और एक होती है वेजिटेटिव, मतलब कायिक होती है या फिर एक जन्निक होती है। ठीक है, अब मैं इसमें बताना चाहती हूँ बेसिकली इसमें सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक होती है वुडी प्लांट्स में, एक होती है नॉन वुडी प्लांट्स। तो वुडी प्लांट्स क्या होते हैं? वुडी प्लांट्स होते हैं काष्ठीय पौधे, काष्ठीय पादप, और दूसरा होता है अकाष्ठीय पादप, है ना, वुडी और नॉन वुडी। अब जो काष्ठीय प्लांट होते हैं ना, काष्ठीय पौधक जैसे स्ट्रॉबेरी हुआ, लीची हुआ, ये सब काष्ठीय होते हैं। इनमें जो डोरमेंसी होती है वो एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड। ये एसिड नहीं बेटा, ये बाय नेचर एसिड होता है, लेकिन ये एक तरीके का प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये एब्सिसिक एसिड की वजह से काष्ठीय पादपों में कलिका प्रसुप्ति होती है, और इसी तरीके से अकाष्ठीय पादप उनमें होता है इनहिबिटर बीटा। इनहिबिटर बीटा नाम का एक एसिड या फिर हार्मोन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें कलिका प्रसुप्ति होती है। ठीक है, अब ये काष्ठीय का तो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, जैस्मिन हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, लीची हुआ, लेकिन अकाष्ठीय का बताऊं आपको, आलू, इसको रिलेट कर सकते हो आप। आलू तो अपन को सबको पता है, अपन देखते हैं अगर अपन घर में वेजिटेबल्स लाते हैं, आलू को अगर 10 दिन अपन छोड़ देते हैं,
10 दिन छोड़ देते हैं उसको अगर, तो आलू के ऊपर छोटी छोटी सी ग्रीन ग्रीन से दिखाने लग जाते हैं ना बर्ड्स, वो ही होती है कलिका। और पता है आपको, आलू को बोने के लिए किसी जड़ की जरूरत नहीं होती है। दिखाती हूँ आपको, जैसे ये आलू है, इस पे ये छोटी छोटी सी बर्ड बन गई है, ठीक है। हाँ, और अगर अपन को इसी आलू की खेती करके मतलब ऐसा होता है कि गार्डन में 5-7 आलू और उगा लेते हैं, तो इसको यहाँ से तोड़ दो, मतलब चाकू से काट लो। इस चाकू से काटने के बाद में अगर अपन जमीन में बो देते हैं ना, तो दूसरे आलू मतलब प्लांट लगना स्टार्ट हो जाता है, आलू की खेती कर सकते हैं। अब ये किस वजह से हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि आलू में होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन होता है आलू, और आलू किसका उदाहरण होता है, जो अंडरग्राउंड जो भूमि के अंदर तना होता है, उससे जो कायिक प्रवर्धन हो रहा है उसका उदाहरण होता है आलू का। दूसरे आलू से, एक आलू से दूसरे आलू की खेती करना, ठीक है। अब इसकी प्रसूति, इन दोनों की प्रसूति को इससे भी तोड़ा जा सकता है। और बड डोरमेंसी के भी, बड डोरमेंसी तोड़ने का, जैसे ब्रेकिंग आउट ऑफ सीड डोरमेंसी पढ़ा था ना अपन ने 4-5, वैसे ही बड के भी हैं, जैसे चिलिंग इफेक्ट देना, ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना, लाइट का भी फर्क पड़ता है। लेकिन बड डोरमेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इतना डिस्कशन नहीं करूंगी। सीड डोरमेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। हाँ, लेकिन बड डोरमेंसी के बाद में आपको इतना जितना मैंने पढ़ाया ना, इतना काफ़ी है बड डोरमेंसी के लिए। लेकिन बड डोरमेंसी के बाद में स्पेशल पॉइंट है, आपको दे रखे हैं शायद 10 या 12 स्पेशल पॉइंट दे रखे हैं, वो ज़रूर से रीड करना। उसमें से नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, या जैसे भी हो वो पूछ लेना मुझे। क्योंकि जो मैं अब इस लेसन के ख़त्म होने के बाद में जो आपको शीट दूंगी मैं, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, तो आप देखोगे कि उस शीट में कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैडम ने क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। वो मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? जो डिस्कस मैंने किया है वो पूरा चैप्टर है, लेकिन जो शीट में स्पेशल पॉइंट है वो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। वो मैंने आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रखे हैं कि आप स्पेशल पॉइंट को रीड करोगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर कोई भी लगता है कि ये स्पेशल पॉइंट का है तो उसको सही करोगे मार्क। स्पेशल पॉइंट यहाँ समझाने वाली चीज़ नहीं है, स्पेशल पॉइंट केवल नोट करवाने वाली चीज़ है, जो नोट करी भी है आपके हार्ड कॉपी पे, ठीक है। इस वजह से तो ये मत बोलना कि मैम आपने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी। नहीं, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, मैं नहीं करूँगी। उसमें से मुझे लगा जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करे बिना नहीं समझ में आ सकता, वो मैं खुद से कर दूँगी।